नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज लेकर आई हूँ बाल विकास से रिलेटेड अपनी पहली वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बीटीसी या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास के सिलेबस के बारे में। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि बाल विकास कहते किसे हैं, बाल विकास की कुछ परिभाषाओं के बारे में और बाल विकास के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वृद्धि एवं विकास। अगर मैं बात करूं कि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, किसके लिए? बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए और साथ के साथ में यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी। तो इस वीडियो को मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप करे एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि जो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको अपने पेपर फर्स्ट की तैयारी करने के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो उन्हें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको जो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको अपने पेपर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ना है। तो ये देखिए आपका सबसे पहला ही टॉपिक क्या है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में आपका सेकंड होगा अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें जो कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और उसको हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये सारी जो वीडियोस हैं ये आपके यूपी टेट और सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाल विकास की अवधारणा, यानी कि बाल विकास का अर्थ क्या है। अगर मैं बात करूं बाल विकास के अर्थ की, तो बाल विकास का सामान्य अर्थ है बाल का विकास, यानी कि बालक का विकास। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि बाल विकास का अर्थ होता है बालक का विकास। उसके बाद में नेक्स्ट, बाल विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होते हैं। यानी कि जो विकास है वो शारीरिक रूप में होता है, मानसिक रूप में होता है, संज्ञानात्मक रूप में होता है, यानी कि बुद्धि का विकास होता है, भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, यानी कि समाज में कैसे रहना है वो बच्चा सीख पाता है। अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्य कुशलता, यानी कि जो बच्चे हैं वो बचपन में कार्य को करने में कुशल नहीं होते हैं लेकिन धीरे धीरे उन्हें वो कुशलता आ जाती है। उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, वो तर्क करने लगते हैं, नवीन जो विचारधारा है वो उनके मस्तिष्क में जन्म लेती है। एवं परिणात्मक में कैसे विकास, जैसे कि लंबाई में वृद्धि हो रही है, भार में वृद्धि हो रही है, इन दोनों से है। यानी कि अगर हम बात करूं कि जो बालक का विकास हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो बालक का विकास है या तो गुणात्मक हो सकता है या परिणात्मक हो सकता है। मैंने बताया आपको कि परिणात्मक कैसे और गुणात्मक कैसे। अब हम बात करते हैं कि बाल विकास के अध्ययन के दौरान हम बालक शब्द अजन्मी शिशु के लिए भी प्रयोग करते हैं और 21 वर्षीय किशोर के लिए भी। बालक का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं हम सिर्फ उन्हीं को बालक कहेंगे, नहीं। जो अजन्मे शिशु हैं यानी कि गर्भावस्था में हम जो उनमें चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बाल विकास में। और जो 21 वर्षीय बच्चे हैं यानी कि किशोरावस्था में उनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें कहना ये कहा जा रहा है कि अजन्मे शिशु के लिए भी हम बालक शब्द का प्रयोग करते हैं और जो 21 वर्षीय किशोर है उसके लिए भी हम बालक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि सामान्य रूप से वर्तमान स्थिति में सुधार की ओर बढ़ना ही विकास कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाल विकास की परिभाषाएं क्या हैं, किस किस ने वो परिभाषा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 मेन परिभाषा लिखी है। अगर आप इन 2 परिभाषा को भी याद कर लेते हैं और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास का क्या अर्थ है तो आप ये परिभाषाएं वहां पर लिख सकते हैं। इसी परिभाषा है, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। जैसे मुनेरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाती है। यानी कि मुंडो ने ये परिभाषा दी कि उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें जो बच्चा होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा क्रो एंड क्रो के अनुसार एक परिभाषा आई। उन्होंने कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया कि जो बाल विकास वह विज्ञान है जिसमें क्या होता है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और कब से कब तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने जान लिया कि बाल विकास होता क्या है, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बाल का विकास कैसे होता है, कौन किस किस एज में कौन कौन से हमारे चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं बच्चों में। और ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि हमें बाल विकास पढ़ने की आवश्यकता है क्यों, हम आखिर बाल विकास पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी विकास की अवस्थाओं को समझने में सहायक, जैसे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि जो हम बाल विकास के अध्ययन से इन सब विकासों के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाल
व्यवहार के नियंत्रण में सहायक, यानी कि बाल विकास के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि बालक के व्यवहार को हमें कैसे नियंत्रित करना है और कैसे उसको सही दिशा की ओर मोड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। जो बाल विकास का अध्ययन होता है वो बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि जो एक शिक्षक होता है, यानी कि जो उसके आसपास जैसे माता पिता हैं या शिक्षक हैं, उनको पता होता है कि बालक के व्यक्तित्व का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो हमें बाल विकास में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाल निर्देशन में सहायक। अगर हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे तो बालक को जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो हमें आएगी और हम ये जान पाएंगे कि बालक को कौन सा निर्देश देना है जिससे वो अपनी सही दिशा की ओर मुड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जो शैक्षिक प्रक्रिया में जो बाल विकास का अध्ययन है वो बहुत सहायक होता है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनको पता चलता है कि कौन सा बच्चा है जो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सहायक। ये बाल विकास का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे उत्तम बनाया जा सकता है, उसकी कुछ विधियों के बारे में भी जानते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की परिभाषा के बारे में और बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए बीटीसी प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके में भी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास एवं वृद्धि होती क्या है। तो विकास का अर्थ एवं प्रगति। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बाल विकास का अर्थ बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विकास है वो क्या होता है, हमारा गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सामूहिक नियंत्रण में परिवर्तन। हम गुणात्मक कैसे बोलेंगे कि शिशुओं की उम्र बढ़ने पर क्या होता है कि जो उनके सामूहिक नियंत्रण में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो भूख को सहन कर लेते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो भूख को सहन नहीं कर पाता है। विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाषा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ जाने के बाद में वो किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करूं तो जैसे उनके शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि से है। यानी कि विकास हमारा गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। आपको समझ में आ चुका होगा कि गुणात्मक कैसे और परिमाणात्मक कैसे। आगे हम बात करते हैं कि विकास को समझते समय ही दो और शब्द वृद्धि व परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि विकास को अगर आप समझ रहे हैं तो उससे पहले आपको वृद्धि एवं परिपक्वता है उसको भी साथ में समझ लेना चाहिए। तो वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से है। अगर बात करें वृद्धि की, तो जो वृद्धि का जो तात्पर्य होता है वो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन से है। परिमाणात्मक परिवर्तन जिसमें हम शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना या बनावट में परिवर्तन होना माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखा है ना कि बालक की ऊंचाई व भार में वृद्धि होना, वो क्या कहलाता है, हमारा वृद्धि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो परिपक्वता का तात्पर्य है वो एक ऐसी अवस्था से माना जाता है जिसमें क्या होता है कि आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से क्या होता है, उनमें स्वतः वो निर्धारित तथ्य आ जाते हैं। एक किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है जिसे हमने चादर पर बिठा रखा है और उससे कुछ दूरी पर हमने एक खिलौना रखा है। तो जो बच्चा होता है वो अपने आप उस खींचकर खिलौनों को अपने पास रख लेता है। यही क्या है, हमारी परिपक्वता है कि जिससे क्या होता है कि जो बच्चे में स्वतः ही आनुवांशिक रूप से उसमें उस समस्या का समाधान करने की क्षमता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिपक्वता। तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ठीक है, और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है परिपक्वता पर। ठीक है, जैसे बच्चों का खिसकना, बच्चे को नहीं सिखाया जाता है कि कैसे खिसकना है, बच्चे स्वतः सीख जाते हैं कि कैसे खिसकना है। जैसे घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि, ये सब किसके उदाहरण है, हमारे परिपक्वता के। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि विकास क्या है। विकास में आपके परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और परिपक्वता को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि परिपक्वता में क्या होता है कि आंतरिक अभिवृद्धि और आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। यानी कि इसमें जो बच्चा है वो अपने आंतरिक अभिवृद्धि और आनुवांशिक रूप से क्या होता है कि समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। वृद्धि एवं विकास के अर्थ को और अच्छे समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वृद्धि और विकास दोनों शब्द जो है प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर होता है। यानी कि सामान्य भाषा में हम वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि वृद्धि एवं विकास में अंतर है। क्या अंतर है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोरेनसन ने इसके बारे में क्या कहा। सोरेनसन ने बताया कि अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो सामान्यतः शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि जो अभिवृद्धि शब्द है उसका प्रयोग हम केवल शरीर तथा जो उसके अंग हैं उसके भार में या आकार में वृद्धि के लिए कर सकते हैं, और इस वृद्धि को नापा और तोला भी जा सकता है। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट
विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। विकास में क्या होता है कि बच्चे में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों टाइप के परिवर्तन होते हैं। तो जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है। यानी कि जो बालक की हड्डियां हैं वो आकार में बढ़ रही हैं, वो क्या होगी, उसकी अभिवृद्धि होगी। किंतु अगर हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो विकास है उसी में हमारी क्या होती है, वृद्धि भी होती है। प्राय यह भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्यकुशलता में प्रगति नहीं होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बालक की जो शारीरिक वृद्धि है वो हो गई तो उसमें विकास भी अवश्य हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसा भी देखने को मिला है कि जहाँ पर बच्चे की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी जो कार्यकुशलता है उसमें प्रगति नहीं होती है। अगर ऐसा हो कि उसकी शारीरिक वृद्धि हो जाए लेकिन उसकी कार्यकुशलता में प्रगति ना हो, यानी उसका विकास ना हो, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है किंतु उसका विकास नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि विकास की डेफिनेशन के बारे में। तो हरलॉक के विचारों अनुसार, यानी कि हरलॉक ने की डेफिनेशन दी कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। जो हरलॉक जी थे उन्होंने विकास की परिभाषा क्या दी, उन्होंने बताया कि जो बालक की गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो विकास की प्रक्रिया है वो एक क्रम में चलती है तथा जो प्रत्येक अवस्था का प्रभाव होता है वो दूसरी आने वाली अवस्था पर पड़ता है। उसके बाद में एक और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो कि अरस्तु ने दी। के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। जो अरस्तु थे उन्होंने बताया कि जो विकास होता है वो बालक के आंतरिक और बाह्य कारणों से क्या होता है कि व्यक्ति में परिवर्तन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई और ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। यानी कि वृद्धि का हम प्रयोग किसमें करेंगे, जिसमें परिणात्मक परिवर्तन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। परिणात्मक परिवर्तन कैसे, मैंने आपको बता रखा है कि बच्चे के शारीरिक आकार में वृद्धि हो जाए, उनकी लंबाई बढ़ जाना या उनकी ऊंचाई बढ़ जाना, वो क्या कहलाएगी, हमारी वृद्धि। अगर बात करें विकास की, तो विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। विकास में क्या होते हैं कि हमारे परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, या गुणात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि बच्चे की वृद्धि होने के साथ साथ यानी कि शारीरिक यानी कि भार बढ़ने के साथ साथ उसमें कार्यकुशलता का गुण और कार्यक्षमता का गुण और अपने व्यवहार को सुधार करने का गुण भी आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो विकास है, विकास में ही आपकी जो वृद्धि है वो निहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण है और इसका जो क्षेत्र है, किसका क्षेत्र, वृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। अगर बात करें विकास की, तो विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। तो विकास का एक विस्तृत अर्थ होता है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा अर्थ होता है, और वृद्धि इसका एक भाग होती है। क्योंकि देखो विकास जो है वो आपके अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तो विकास का जो क्षेत्र है वो विस्तृत तो होगा ही। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। जो वृद्धि की प्रक्रिया की बात करें, यानी कि जो बालक का आकार है वो एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है कि जब बालक परिपक्व हो जाता है तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। अगर मैं बात करूं विकास की, जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। तो जैसे हरलॉक जी ने एक डेफिनेशन दी थी कि जो बालक का विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक क्रम में चलता रहता है। यानी कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और बालक की परिपक्व होने के बाद ही यह चलती रहती है। आप उसके बाद में आपका पॉइंट आता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। यानी कि इस पॉइंट में कहना चाह रहे हैं कि अगर बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा होगा। ठीक है, तो बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ये भौतिक विकास को दर्शाता है और ये गुणात्मक विकास को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आते हैं कि इसे मापा जा सकता है, और मैं बात करूं विकास की, तो विकास को मापा नहीं जा सकता, यह दिशाहीन होती है। लेकिन अगर बात करूं विकास की, तो विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। तो वृद्धि और विकास में हमारे कौन कौन से पॉइंट आए। पहली बात तो यही कि जो वृद्धि है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों से लिया जाता है, और विकास की बात करें तो जिसमें परिणात्मक और व्यवहारिक या फिर आप बोल सकते हैं गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो वृद्धि है उसका क्षेत्र सीमित होता है और विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि जो वृद्धि है वो आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के बाद में वह रुक जाती है। लेकिन विकास की बात करें तो जो विकास है वो सतत
प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और बालक के परिपक्व होने के बाद भी वह चलती रहती है। बात करें कि वृद्धि की, जो वृद्धि है वो बौद्धिक विकास को दर्शाती है और जो हमारा विकास है वो आपके गुणात्मक विकास को दर्शाता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ विकास की, तो विकास को मापा नहीं जा सकता। और जो यह दिशाहीन होती है, क्या दिशाहीन होती है कि जो आपकी वृद्धि है वो दिशाहीन होती है, लेकिन जो आपका विकास है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट मिल गए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने क्या जाना है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में, और बाल विकास के अध्ययन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उसके बाद में हमने जाना कि वृद्धि, विकास और परिपक्वता क्या होती है, यानी कि उनके अर्थ के बारे में। और उसके बाद में हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करूं कि इस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि बाल विकास का क्या अर्थ है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि बाल विकास के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यानी कि इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितना भी समझाया गया है आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।